अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो हमारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बंदे से पुत्र बन के पूरा लेक्चर देखना है। एक एक चीज़ की आपको समझ आ जाएगी, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज का लेक्चर आपको। तो आज का लेक्चर है बेसिकली डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कि आपने किसी भी एटम के रेडियस का फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। एक जनरल सा फार्मूला आप डिराइव कर लोगे, उसकी मदद से आप डिफरेंट एटम्स का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब चाहे कोई भी एटम आ जाए, कि किसी एटम का एक शेल हो, दो शेल हो, तीन शेल हो, जितने मर्जी शेल हो, आप एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लोगे और उस फार्मूले के मदद से आप किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट कर लोगे। ठीक हो गया। हुण सब तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एक एटम का रेडियस होता क्या है, ठीक है। सो आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हो एटम के रेडियस को कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। कि भाई एटम जो होता है ना, उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस तक जो डिस्टेंस होता है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक हो गया। जैसे ये देखो, ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। एक ही शेल होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है, एटॉमिक मास भी एक होता है। इसके पास न्यूट्रॉन्स कोई नहीं होते न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, मजे कर रहा होता है, ऐसे 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 घूम रहा होता है, ठीक है, आवारागर्दी कर रहा होता है। सो रेडियस क्या होता है भाई? इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान का ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हो आप? रेडियस बोलते हो। ठीक हो गया। सो रेडियस की तो भैया आपको आ गई समझ, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके फार्मूले की डेरिवेशन पे। सो अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। देखो भैया, बोहर डिराइव्ड एक्सप्रेशंस फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस। बोहर ने रेडियस को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन डिराइव किया ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जितने मर्जी एक एटम के ऑर्बिट्स हों, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन और आयन्स लाइक हीलियम एंड लिथियम आयन। अब याद रखना कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसने जो फार्मूला डिराइव किया वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयन्स के लिए किया। कैसे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का एक शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसका एक शेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो वही हाइड्रोजन की तरह, ठीक है, हाइड्रोजन वाली बात हो गई। फिर इसी तरह से लिथियम को देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप दूसरे शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और पहले शेल में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से भी एक निकाल दो, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने तो इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये फिर हाइड्रोजन वाली ही बात हो गई। ठीक हो गया जी। ओके। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। वो कह रहा है लेट अस कंसीडर एन एटम हैविंग एन इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज ZE पॉजिटिव। क्या मतलब इसका? कि भाई सपोज वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में। उसको हम E नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। E फॉर इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो ये नेगेटिव का साइन
सिर्फ चार्ज की वजह से है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पर ई नेगेटिव चार्ज हो गया। मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, घूम रहा है, आवारागर्दी कर रही है, हैविंग चार्ज Ze पॉजिटिव। अब ये जो Ze पॉजिटिव है ये न्यूक्लियस का चार्ज है। ई पॉजिटिव का मतलब है प्रोटॉन पे चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, हाइड्रोजन के प्रोटॉन होता है, या बाकी तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। तो इस वजह से ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स का चार्ज। और व्हाट इज जी? जी इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो बेसिकली एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा तो Z की उतनी ही वैल्यू होगी। तो ये Ze पॉजिटिव जो है ये न्यूक्लियस का चार्ज आ गया, और ये E नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ठीक हो गया। तो यहां तक समझ आ गई होगी। अब वो कह रहा है लेट m बी द mass of electron or the radius of the orbit and v is the velocity of the revolving electron। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल रहे हैं, r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के मैस को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस भूतनिके की जो वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो इस पॉइंट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो भाई अकॉर्डिंग टू कोलम्ब्स लॉ, कोलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग देखो कोलम्ब साहब ये कहते थे कि दो चार्जेस हैं जिनको हम Q1 Q2 बोलते हैं, उनके दरमियान है डिस्टेंस r। तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों कर रहा हूं, रिपल्जन भी हो सकती है वैसे, बट अट्रैक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास केस है न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्जेस हमें पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो दो डिफरेंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K इज ए कांस्टेंट, Q1 and Q2 are the charges and R is the distance between the charges, ठीक हो गया। तो ये तो देख लिया हमने कोलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन। अब यहां पे जो ये K कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो सिंबल है ना इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ये O लिखा हुआ है या 0 लिखा हुआ है इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर हम इस फार्मूले में K की जगह पे ये 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक हो गया जी, यहां तक समझ आ गई होगी। लेकिन अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ये Q1 और Q2 चार्जेस नहीं है बल्कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो Q1 की जगह पे हम लिख लेते हैं Ze पॉजिटिव, न्यूक्लियस पर चार्ज, और Q2 की जगह पे लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो सिंपली आपको बताने के लिए हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इनको आप इन साइंस को, इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये E डॉट E जो है वो E के स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या द वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.84 टाइम्स 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ठीक हो गया। ये कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.14 होती है या 22/7 होती है, ठीक है। उसी तरह से ये एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी,
ठीक है, तो ये भाई फार्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अच्छा, निक्कियां क्लासां विच आपने पढ़ी थी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जिसमें आप एग्जांपल लेते थे कि भाई एक स्टोन ले लो, उसको जो है ना रस्सी के साथ बांध के घुमाओ तो स्टोन जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा सर्कल से, लेकिन आपका जो हाथ है जिसमें आपने रस्सी पकड़ी हुई है तो वो उसको फोर्स करेगी स्टोन को कि भाई तुमने बाहर नहीं जाना, सर्कल में घूमते रहो। तो उसको बोलते थे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे के अंदर घुमाए रखे। एग्जैक्टली इसके जो ऑपोजिट फोर्स होती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम होता है, ये चाहती है कि बॉडी जो है वो बाहर चली जाए सर्कल से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, तो ये चाहेगी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए सर्कल से, बाहर चला जाए, ठीक है। फार्मूला इसका भी सेम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। अब यहां पे देखो दो फोर्सेस हैं, एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे, या इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है ना, तो ये न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहती है, दफा दूर करना चाहती है, इस सर्कल से बाहर निकालना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह समझो कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। तो जब ये फोर्सेस दोनों इक्वल होंगी ना, जब तक इक्वल होंगी तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में, सर्कल में, शेल में रोटेट करता रहेगा, ठीक है। सो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि भाई दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं। तो मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रख सकता हूं, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल रख लेता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। तो दोनों के फार्मूलाज मैंने लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करने लगा हूं mv स्क्वायर को इधर ही रख लिया मैंने, ये r इधर डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, और ये इधर r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, तो एक r ये वाला इसके स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पे देखो सिर्फ एक r बच जाएगा और यहां से r खत्म हो गया, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इस r को मैं यहां पे ले जाता हूं और इस mv स्क्वायर को मैं इधर नीचे ले आता हूं r की जगह पे, ठीक है। तो आपने देखा कि mv स्क्वायर की जगह पे मैंने r लिख दिया और r की जगह पे mv स्क्वायर आ गया। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ आ रही होगी। अब हम इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि भाई ये जो रेडियस है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो r और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक हो गया। सो ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट हम क्या करने लगे, नाउ वी कंसीडर एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू नील बोहर। नील बोहर ने बोहर एटॉमिक मॉडल में हमें बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि mvr होता है, वो इक्वल होता है nh/2π के, ठीक है। अब देखो आपने लीनियर मोमेंटम तो पढ़ा हुआ है ना, कि जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है मास टाइम्स वेलोसिटी के, ठीक है। तो p इज इक्वल टू mv। ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ये उस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं जब कोई बॉडी लीनियरली बिल्कुल सीधी सीधी मूव कर रही होती है, लेकिन यहां पे तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस वजह से हम mv के साथ इसका रेडियस सर्कल का वो भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो फिर इसको बोलेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। और बोहर ने हमें यह बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है nh/2π के। अब n क्या होता है इसमें, n रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ शेल को,
h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 होती है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। जस्ट यहाँ पे n आपको मैंने बता दिया कि ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा शेल है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करने लगा हूं, यहां से मैं v को इधर ही रख लेता हूं और ये mr इधर v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या करने लगा हूं, स्क्वायर लेने लगा हूं। तो जब मैं स्क्वायर लूंगा दोनों तरफ तो इधर v का स्क्वायर आ गया, n का स्क्वायर आ गया, h का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर आ गया, m का स्क्वायर आ गया और r का स्क्वायर आ गया। ये देखो, ये रिलेशन मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो इक्वेशन 2 में यहां पे ये जो v स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि भाई पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये देखो इस इक्वेशन नंबर 2 को मैंने लिखा, जहां पे v स्क्वायर है ना वहां पे मैंने ब्रैकेट में देखो इस v स्क्वायर की ये वाली वैल्यू राइट कर दी कुछ इस तरह से, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको। ये m देखो मल्टीप्लाई हो रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर के साथ, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर, बाकी सारा रिलेशन वैसे लिख दिया मैंने, ठीक हो गया जी, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये इस m n स्क्वायर h स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं आपके लिए रिलेशन। कहां तक पहुंचे थे हम, यहां तक पहुंच गए। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये m n स्क्वायर h स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये देखो जेड ई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ये सारी चीज है, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ना जेड ई स्क्वायर के साथ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जेड ई स्क्वायर के नीचे 1 आ गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन था 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये ऊपर चला गया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक हो गया। सो सिंपली फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं कटिंग करूंगा। ये देखो इस r, ये वाला जो r है, ये इस r का स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो इधर एक r बच गया और इधर ये वाला r तो खत्म हो गया, तो इधर 1 आ गया। 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो देखो यहां पे 4 नहीं नजर आ रहा आपको। पाई के साथ पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक पाई बच गया। m के साथ m का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक m बच गया, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया, देखो ठीक हो गया। सो इस कटिंग की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक शो। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस r को एक तरफ करूंगा। कैसे, ये देखो ये r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अब मुझे r डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मैंने तो कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, मतलब कि उल्टा करूंगा। तो जब मैं r ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, ठीक है। ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। सो ये भी समझ आ गई होगी। अब देखो फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए Z आ गया इक्वल टू 1 के, तो जब मैं 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो Z तो खत्म हो जाएगा यहां से, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है, क्योंकि Z की जगह पे 1 लिख लिया हमने। 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपके पास रेडियस का ये रिलेशन आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब इसमें n स्क्वायर को जरा बाहर निकाल लेता हूं साइड पे इस तरह से, बाकी सारी चीजें मैं अंदर लिख देता हूं ब्रैकेट के। क्यों, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। सिर्फ n जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिस इज नंबर ऑफ शेल,
ठीक है। सो n को इसलिए हमने बाहर निकाला, n कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट अंदर ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है, इसमें जितने भी एक्सप्रेशंस हैं दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, ठीक है। जैसे इस सारे कांस्टेंट को मैं एक ही कांस्टेंट a नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इस सारे एक्सप्रेशन को मैं a नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि है तो सारा कांस्टेंट ना, ठीक है। अब मैंने a नॉट को किस चीज के इक्वल लिया, इस सारे एक्सप्रेशन के, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर e स्क्वायर पाई m, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं होती। जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताई 8.84 टाइम्स 10 पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर होती है। इसी तरह से जो h होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 जूल हर्ट्ज, जूल पर हर्ट्ज, ठीक हो गया। इसी तरह जो E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि होता है 1.602 टाइम्स 10 पावर -19 कूलम्ब। पाई का आपको पता है कांस्टेंट है, 3.14 होती है वैल्यू। M इज ऑल्सो कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9.1 टाइम्स 10 पावर -31 kg। अब ये सारे के सारे देखो कांस्टेंट्स हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में ना सारी ये वाली वैल्यूज लिखते हो ना, तो a नॉट का आंसर आ जाता है 0.529 टाइम्स 10 पावर -10 मीटर, ठीक हो गया। क्या आंसर आया a नॉट का, 0.529 टाइम्स 10 पावर -10 मीटर। अभी जो 10 पावर -10 मीटर होता है ना, इसको हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल A, उसके ऊपर एक छोटा जया निक्का जया जीरो सा लगा हुआ होता है, ठीक है। ये सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम का। तो ये किस चीज के इक्वल होता है, 10 पावर -10 मीटर के इक्वल। तो इस 10 पावर -10 मीटर की जगह पे मैं एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं, तो लो जी मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। तो a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या थी कि r इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, ठीक है। तो वो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट की क्या वैल्यू आ रही है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो फाइनली ये आपको एक जनरल फार्मूला मिल गया रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम का, ठीक है, जिसमें n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स को या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। अब फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जब 1 हम यहां पे इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n की जगह पे 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो कोई फैक्टर नहीं होता। तो इस वजह से पहला जो शेल है, मतलब ऐसा एटम जिसका एक ही शेल होता है, तो उसके रेडियस की क्या वैल्यू आ गई, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एटम जिसके 2 शेल हैं, तो उसके लिए हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो इस फार्मूले में n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.529 के साथ, तो आंसर आएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई उस एटम के लिए जिसके 2 शेल होते हैं। इसी तरह से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जस्ट आपने इस फार्मूले में n की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक हो गया हमारा पुत्र। सो ये तो थी बेसिकली डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो खुदा दा वास्ता ना पूछना, पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी इशू, मैनू दो इजाजत, ढेर सारा अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।